अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। और आज के हमारे रियल पाकिस्तानी जो हैं बड़ी ख़ास पर्सनालिटी है, सहाफ़त से उनका ताल्लुक़ है। 40 साल से ज़ायद अरसा जो है वो सहाफ़त से वाबस्ता रहे और अभी भी माशाल्लाह से उनकी खिदमात है। कॉलमिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं और इनको इनकी खिदमात पर जो है इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। कराची प्रेस क्लब की 3 दफ़ा सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, PFUJ के भी जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं और हम हमेशा इनके जो है तजिए देखते भी रहते हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मज़हर अब्बास। अस्सलाम वालेकुम मज़हर साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मज़हर साहब, जिस तरह से मैंने अभी जिक्र किया था कि हम हमेशा, क्योंकि बहुत सारे आजकल हमारे सीनियर एनालिस्ट हैं, लेकिन हम जब भी आपका शो आता है मैं एटलीस्ट ज़रूर देखती हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि मैं अगर कोई शो देख रही हूँ तो यहाँ से मैं कोई अच्छी ओपिनियन जो है ले सकती हूँ। आमतौर पर हम यही देखते हैं कि बड़े एनालिस्ट मौजूद हैं, लेकिन आपकी जो बात है एनालिस्ट की, अगर मैं बात करूँ तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि तजिया देना, क्योंकि आमतौर पर लोग अब उस तरह से न्यूट्रल नहीं रहते, थोड़ी सी अपनी रखते हैं पार्टी की, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं पता सीनियर जूनियर क्या होता है, जर्नलिस्ट जर्नलिस्ट होता है, एनालिस्ट एनालिस्ट होता है। हाँ बिल्कुल, एक एक्सपीरियंस ज़रूर रहता है। इसी पाकिस्तान टेलीविज़न पे 88 में के इलेक्शंस की जब ट्रांसमिशन थी, उस वक्त मैं यहाँ आया करता था उस ट्रांसमिशन में। तो उस वक्त से ही आप ये समझ लें कि उस वक्त तो हालांकि मैं रिपोर्टिंग में था बेसिकली, लेकिन उस वक्त भी चीज़ों को पॉलिटिकल आउटलुक आदमी का हो तो वो चीज़ों को एनालाइज कर सकता है। अब आपके पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है। अगर आपका एक ख़ास पर्सपेक्टिव है तो ज़ाहिर है आपके अंदर वो बायस नज़र आएगा। पोजीशन रखना कोई बुरी बात नहीं होती, आदमी को पोजीशन रखनी चाहिए, लेकिन जब आप किसी चीज़ का तज्जिया कर रहे हैं तो उसमें कहीं भी ऐसा ना हो कि आपकी वो एंगलिंग जो है वो फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट कर दे। ये बेसिक चीज़ें मैं समझता हूँ कि होनी चाहिए, मद्देनज़र रखनी चाहिए। अगर आपकी एफिलिएशन किसी के साथ है तो ज़्यादा बेहतर होता है कि आप अपनी एफिलिएशंस को छुपाएं नहीं। आप बता दें कि आपका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है, आपका ताल्लुक़ या झुकाव आपका मुस्लिम लीग अच्छा नून सर, आप मेरे सवाल पे आप पहुंच गए, क्योंकि मैंने इनडायरेक्टली सवाल किया था, क्योंकि मैं कहना नहीं चाह रही थी, लेकिन आप उसका बाकायदा जो है सवाल का जवाब मुझे दे रहे हैं। क्योंकि आमतौर पर सहाफ़ी जो है, कहीं जिस तरह से कहा, कहीं ना कहीं किसी जमात से उसका ताल्लुक होता है, लेकिन एक बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है क्योंकि आप जो तज्जिए देते हैं आवाम देखती है और एक ओपिनियन डेवलप करती है, उसको डायरेक्शन मिलती है कि अच्छा ये बात ठीक है, ये बात नहीं है। तो जिस तरह से आप इतनी अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं इस बारे में, जिस तरह से आप बता रहे थे, तो आप क्या समझते हैं कि जैसे सीनियर जूनियर की भी बात की, क्योंकि आपको क्या लगता है कि आज हर कोई जो है वो तज्जिया दे सकता है? क्या हर कोई इतनी अहम जिम्मेदारी, कोई भी स्क्रीन पे आएगा, कुछ भी अरसे आपने सहाफत की और आके आप तज्जिया देने शुरू हो गए? हमारे यहाँ ओवरऑल मसला यही है कि हमारे यहाँ जब लोगों को पोजीशंस दी जाती हैं तो वो उसकी कैपेसिटी, उसकी एबिलिटी को सामने रख के नहीं दी जाती हैं। आपने पॉलिटिकल पोजीशंस दे देते हैं आप किसी को आपने, चाहे मैं सिर्फ सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहा, इवन गैर सरकारी इदारों में, इवन मीडिया हाउसेस में आपने किसी को डायरेक्टली डायरेक्टर न्यूज़ बना दिया, किसी को फलां पोजीशंस दे दी, चाहे वो उस पोजीशन का उसके पास कोई तजुर्बा हो या ना हो। उसका नुकसान ओवरऑल उस इदारे को पहुंचता है, उस डिपार्टमेंट को पहुंचता है, क्योंकि उसके अंदर एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी हो जाती है। उसकी वो कैपेसिटी नहीं है जो उसे पोजीशन दे दी गई है। बिल्कुल इसी तरह जब आप किसी को एकदम तज्जियाकार बना देते हैं या कोई एकदम तज्जिए करने शुरू कर देता है, तो हम उस चीज़ को या जो भी हेड हैं वो उसको रियलाइज़ नहीं करते कि हमें इस चीज़ पर एनालिसिस करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, इसकी कैपेसिटी है या नहीं है ये कैपेसिटी। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ एक रेल पेल चल रही है, उसमें हमारे यहाँ लोग आ गए हैं, एक मशरूम ग्रोथ हुई है उसमें, तो होपफुली ओवर द इयर्स चीज़ें मैच्योर्ड होंगी। लेकिन न्यूज़ एंकर, प्रोग्राम एंकर, एनालिस्ट, ये चीज़ें अलग अलग डिफाइंड होती हैं। कोई रिपोर्टर एक अच्छा एनालिस्ट बन सकता है क्योंकि उसको एक ग्राउंड रियलिटी का पता होना चाहिए, लेकिन उसका ओवरऑल पर्सपेक्टिव क्या है चीज़ों के बारे में वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल है ये हमारी यहाँ चीज़ें लैग करती हैं, हर सतह पे लैग करती हैं, और जर्नलिज़म में बहुत ज़्यादा लैग करती हैं। जर्नलिज़म का सफ़र
प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक, और अब सोशल मीडिया, हर आदमी अपना एक वीलॉग लेके बैठ गया है, हर आदमी अपना एक यूट्यूब चैनल लेके बैठ गया है, जो उसका दिल चाहता है वो बोल देता है। बहुत अच्छी बात है, बड़ा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। कह क्या रहा है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके पेश नज़र क्या चीज़ है कि मैं लोगों को क्या बता रहा हूँ, उसको ख़ुद पता होता है, मुझे ख़ुद पता होता है मैं ये जो बात कह रहा हूँ ये सच पर मबनी है या ये सच पे मबनी नहीं है, या मैं एक ख़ास एंगल लेके किसी चीज़ को चल रहा हूँ। इसीलिए दुनिया भर में जो बहुत से अखबारात हैं वो अपनी इलेक्शंस के टाइम पे एक पॉलिटिकल एफिलिएशन ज़ाहिर करते हैं। यानी अमेरिका के जब इलेक्शंस होते हैं तो अमेरिका के बहुत से पेपर्स कहते हैं कि इस मरतबा हम डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करेंगे, इस मरतबा हम रिपब्लिकन को सपोर्ट करेंगे। तो जो अखबार पढ़ने वाला है उसे पता होता है कि मैं अगर ये फ़लाँ अखबार पढ़ रहा हूँ तो ये मैं डेमोक्रेट का पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ने के लिए कर रहा हूँ या रिपब्लिकन को कोई सपोर्ट कर रहा होता है। तो ये ज़्यादा बेहतर पोजीशन होती है बजाय इसके कि आप हिपोक्रेट्स हों, आप कहें कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ लेकिन दरअसल आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, आप कहें कि मैं ऑटोनमस हूँ, ऑटोनमस बॉडी हूँ, लेकिन दरअसल ऐसा ना हो। तो ये हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ हिपोक्रेसी बहुत ज़्यादा है। हम सामने कुछ हैं, पीछे कुछ हैं, हमें पता होता है कि हम क्या बात कर रहे हैं, ये बात सच पे मबनी है या नहीं मबनी है उस पर। तो ये ओवरऑल हमारे यहाँ हर सतह पे डिक्लाइन है। तो जर्नलिज़म कोई बिल्कुल अलग से फील्ड नहीं है, तो जर्नलिज़म में भी डिक्लाइन है, हम देख रहे हैं। ग्रोथ मशरूम हो रही है, सहाफ़ी बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ रहे हैं, लेकिन सहाफ़त कम से कम होती जा रही है। इन्फॉर्मेशन जगह जगह फैली हुई, अब तो जहाँ देखें आपको खबर मिल रही होती है। आपने जब सहाफ़त में कदम रखा वो इतना आसान टाइम नहीं था, क्योंकि आपने मार्शल लॉ का भी टाइम देखा, आपको थ्रेड्स भी मिली हैं, बड़ी आपको धमकियाँ भी मिली हैं। और इसमें भी बड़ी बात है कि आपने, एक होता है ना इंसान की पाकिस्तान से बाहर चला जाए, यानी आपने अपने मुल्क में भी रहें, सहाफ़त भी की और अभी भी उसी तरह से कर रहे हैं। इस बारे में अगर आप कुछ शेयर करना चाहें, जिस तरह से आपको जो इतना टफ टाइम आपने गुजारा है अपने सहाफ़त में, अपने कैरियर में, जो कि बिल्कुल आसान नहीं था। देखिए, प्रिंट ज़ाहिर प्रिंट का ज़माना था, 80s का ज़माना था, सेंसरशिप, मुकम्मल सेंसरशिप थी, बहुत डिफ़िकल्ट होता था। आप अखबार जब छप रहा होता था उस ज़माने में तो ज़ाहिर अखबार पेस्ट हुआ करता था, और उसके बाद जब वो कॉपी पेस्ट हो जाती थी उसके बाद वो कॉपी आपको इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट भेजनी होती थी। अब उनकी मर्ज़ी है वो कितनी ख़बरें निकाल दें, कितनी ख़बरें रहने दें। तो बीच में ये होता था कि जब अखबार वापस दफ्तर आता था तो आधा हो चुका होता था, उसमें से ख़बरें निकाल दी जाती थी। अब आपकी डेडलाइन आपको मीट करनी है, आपके पास टाइम नहीं है, तो अखबार एज इट इज़ चला जाता था। तो बहुत से ब्लैंक पेजेस, ब्लैंक स्पेस मौजूद होते थे। उसके बाद फिर एक नई एडवाइस आई कि नहीं, इसको आपने फ़िल करना ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को मैसेजिंग हो रही थी, लोगों को मैसेज जा रहा था कि अखबार खाली क्यों नज़र आ रहा है, इसमें पेजेस क्यों, कहाँ गायब हैं, इसमें ख़बरें कहाँ गायब हैं, ब्लैंक पे वो क्या है। तो फिर वो मैसेज गया कि ख़बरें निकाली जाती हैं, तो वो फिर मैसेज आया नहीं, आपने कोई ना कुछ फ़िल करना है, अखबार को कंप्लीट करना है उसमें। तो वो भी किया जाता था। उसमें भी फिर लोग जो स्मार्ट लोग होते थे उसमें, क्योंकि मार्शल लॉ का ज़माना था, तो अब अगर आपने मार्शल लॉ की ख़बरें निकाल दी तो वो कहीं कोई मूवमेंट चल रही होती थी उस मुल्क की डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़, तो उसकी ख़बरें लगा दी जाती थी ताकि किसी न किसी तरह मैसेज, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट मैसेज चला जाए। उर्दू अखबारात के बारे में ज़्यादा सेंसिटिव होती थी गवर्नमेंट। अमन अखबार जो था उस ज़माने में, उस पर बड़ी सख्त वो थी, मसावात पर तो पाबंदी थी, लेकिन आप पे भी काफ़ी सख्तियाँ रही हैं, वो भी हम जानना चाहेंगे। बिटवीन द लाइंस, आप जो अंग्रेज़ी जर्नलिज्म के लोग थे उनका एडवांटेज थोड़ा सा ये होता था कि वो बिटवीन द लाइंस लिख देते थे। उर्दू के बारे में गवर्नमेंट ज़्यादा सेंसिटिव होती थी, क्योंकि उर्दू का मैसेज बहुत जो वसी जाता था उसमें। टेलीविज़न पे जो PTV के ज़माने में जो ज़माने के प्लेज होते थे वो आज प्लेज नहीं होते हैं। उस ज़माने में जो मैसेज जाता था वो आज नहीं जाता था। उस ज़माने में आप समझें कि खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी साहब का जो ड्रामा था वो पूरी सोसाइटी का एक मैसेज था। उसमें कमाल अहमद रिजवी का जो अलिफ नून होता था, उसके जुमले जो थे वो जुमले आप वो आज भी प्ले चला दें, आपको आज के हालात से आपको वो मैच करता हुआ नज़र आएगा आप उसमें। तो उस ज़माने में जो ड्रामा था उसके ज़रिए
जो है ये मैसेज जाया करते थे उस ज़माने में। आप इदारों की बात करें, इंस्टीट्यूशंस की बात करें, मैं कराची प्रेस क्लब का भी ज़रूर जिक्र करूंगी क्योंकि वक्त के साथ साथ बेहतरी तो आई है। अब जिस तरह से कराची प्रेस क्लब को हम देखते हैं माशाल्लाह से बड़ा डेवलप्ड हो चुका है बहुत सारी चीज़ों में भी। इसमें आपका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इस वजह से भी रहा है कि जब ऑब्वियसली बात है, जब किसी इमारत होती है, कोई क्लब होता है, उसमें शुरू के जो दिन होते हैं बड़े मुश्किल दिन होते हैं, बड़ा मुश्किल टाइम था। उसमें आपने इस क्लब के लिए काम किया था एज बीइंग अ सेक्रेटरी, और अभी जिस तरह से क्लब देखते हैं कि सहाफ़ियों का दूसरा घर कहा जाता है, तो वो हम जानना चाहेंगे उस हवाले से क्योंकि कराची प्रेस क्लब से हर सहाफ़ी की अटैचमेंट है, वो उसका मेंबर होता है। तो वो जो चीज़, जो वो टाइम जो हम नहीं देख सके, हम सुनते हैं, तस्वीरें भी जिस तरह से आपने दिखाई हैं, कुछ यादें, कुछ बातें आप शेयर करना चाहें। क्लब की देखें, कोई भी जो इदारा होता है वो अपनी इमारत की वजह से पहचाना नहीं जाता, वो अपनी तारीख की वजह से पहचाना जाता है कि इसकी तारीख क्या है। क्लब के लिए सबसे जो प्राउड मोमेंट था वो था जब एक ज़माने में मार्शल के ज़माने में उस वक्त के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जो थे लेफ्टिनेंट जनरल मुजीबुर रहमान, उन्होंने उसे एनिमी टेरिटरी कहा था। तो ये प्रेस क्लब के लिए बड़ा एजाज़ था कि वो पॉलिटिकल जो डिसिडेंट्स थे, जो जिनको कहीं अखबार में उनकी ख़बरें नहीं छपती थी, टेलीविज़न पे उनका प्रोग्राम नहीं आ सकता था, उन लोगों को अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। तो मैं जब प्रेस क्लब का मेंबर बना तो वो वही पीरियड था जब प्रेस क्लब में आज़ादी इज़हार की लड़ाई लड़ी जा रही थी, इज़हार राय की आज़ादी लड़ी जा रही थी, सियासी जो जमातें थीं, सियासी कायदीन थे, उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता था। और सिर्फ यही नहीं था, सिर्फ पॉलिटिकल वो नहीं थे, उसमें जो कॉन्फ्रेंसेस होती थी, उसमें जो महफ़िल गज़ल हुआ करती थी, चाहे फ़रीदा ख़ानम हों, अपना इकबाल बानो हों, मेहदी हसन हों, उस्ताद अमानत अली हों, ये सारे लोगों ने, और ये प्रेस क्लब आके पैसे नहीं लिया करते थे, ये अपना एजाज़ समझते थे कि हम कराची प्रेस क्लब के लिए अब में आके शाम हमने गुजारी, मुशायरे होते थे। तो क्लब का जो म्यार है वो अपने प्रोग्राम अपने उसकी वजह से बनता है। और जो क्लब की बिल्डिंग है ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है, कोई 100 साल से ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग है। इसमें ये एक ज़माने में जो है वो यहाँ एक पारसी फैमिली रहा करती थी, उसके बाद फिर क्लब को उन्होंने किराए पे दिया उसमें। तो ये एक पूरा एक सिलसिला था। और जब मैं फ़र्स्ट टाइम 88 में 89 में सेक्रेटरी मुंतखब हुआ, तो वो पीरियड था जब पहली मरतबा बेनज़ीर भुट्टो भी कराची प्रेस क्लब आई। जब MRD जब बनी थी तो उसका पहला इजलास जो है कराची प्रेस क्लब में हुआ था, जिसमें बेगम नुसरत भुट्टो वगैरह आई थी। उसमें प्रेस क्लब का प्रोग्राम मीट द प्रेस हुआ करता था। उस ज़माने में उस प्रोग्राम का स्टैंडर्ड पूरा वो होता था कि इसमें सिर्फ पार्टी हेड्स को बुलाया जाता था और वो क्लब के मेहमान होते थे। अच्छा, जिस तरह से हम कराची प्रेस क्लब की बात कर रहे हैं तो PFUG की बात कर लें, क्योंकि आपकी माशाल्लाह से खिदमात जो हैं हर तरह से, चाहे तंजीमों के हवाले से, यही तंजीमें हैं जो प्रेस क्लब के लिए हो, चाहे वो दीगर हमारे जर्नलिस्ट हों, उनके इश्यूज़ हों, कोई भी मामलात हों, क्योंकि उन्हें तो सपोर्ट तो चाहिए होती है, ऑब्वियसली बात है, जो यही तंजीमें जो है इनकी नुमाइंदगी करते हैं। तो अभी भी जिस तरह से हालात हम देखते रहते हैं, बड़े क्राइसिस में हमारे सहाफ़ी भी रहते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि अभी जो तंजीमें जो काम कर रही हैं, PFUJ, KUJ जिस तरह से यहाँ पे है, तो वो कुछ मामलात इनके बेहतर तरीके से कर रही हैं क्या? इनके इश्यूज़ को काफ़ी हद तक हल कर दिए गए? बहुत वो आई है असल में, ज़ाहिर है जिस तरह मैंने कहा कि हर इदारे में ही एक डिक्लाइन आया है, तो PFUJ की तो बहुत रिच हिस्ट्री है, जिसको पिछले तो साल आप इसका हिस्सा रहे हैं, आपने पिछले साल हम किताबी शक्ल में भी उसकी पूरी हिस्ट्री जो है, जिसमें जितने भी पाकिस्तान के चीदा सहाफ़ी हैं, उन्होंने जो उनमें से कुछ लोग इंतकाल कर गए, जिनमें आइए रहमान साहब शामिल थे, ज़ियाउद्दीन शामिल थे, उन सब ने इसमें कंट्रीब्यूट किया इस किताब के अंदर, फ्रॉम लेस टू लैशेज़। और पूरी PFUJ की 70 साल की तारीख़ है उसके अंदर। कराची प्रेस क्लब भी कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने बनाया था, और तो 1948 से PFUJ की स्ट्रगल है, उसमें हर दौर में हर स्ट्रगल रही है सारे। तो मैं जब फर्स्ट टाइम सेक्रेटरी बना था, अपना PFUJ का सेक्रेटरी, उससे पहले मैं KUJ का, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का
3-4 मरतबा सदर रहा, जनरल सेक्रेटरी रहा। उसमें एक मरतबा हमने PFUJ के फाउंडिंग फादर्स जो थे, जिनमें डॉन के साबिक एडिटर अहमद अली ख़ान शामिल थे, जिनमें अपना M.A. ज़ुबैरी साहब शामिल थे, जिसके अंदर इश्ताक़ अदर साहब भी शामिल थे, M.A. शकूर साहब शामिल थे। उसमें एक बहुत बड़े नाम थे, असरार अहमद साहब थे उसमें। तो इन सारे लोगों ने PFUJ की बुनियाद रखी थी और कराची में ही बुनियाद रखी गई थी। पहले सिंध यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हुआ करती थी, वो फिर उसने PFUJ बहुत वसी नहीं होता, बहुत ही बढ़ गया। हाँ, तो वो फिर और हर दौर में वो रही है इवन। और सिर्फ यही नहीं कि जर्नलिस्टों के हवाले से पोजीशन ली, मुल्क में अगर कोई सियासी तब्दीली आती थी तो PFUJ पोजीशन लेती थी। 71 का जब क्राइसिस था, तो 71 में जब मार्च 1971 में जब मिलिट्री ऑपरेशन हुआ, तो PFUJ के उस वक्त सदर मिनाज बड़ना साहब थे, तो सबसे पहले उनका बयान आया इस ऑपरेशन के ख़िलाफ़। और जब ढाका फॉल हो गया, उसके बाद भी कोई 6 महीने तक PFUJ यूनाइट रही। और सदर वेस्ट पाकिस्तान का अगर होता था तो जनरल सेक्रेटरी ईस्ट पाकिस्तान से होता था। उसके बाद जाहिर है अलग होना था। तो लेकिन ये कि एक एफिलिएशन रही, तो बहुत तवील स्ट्रगल रही। और हर मार्शल लॉ हो या सिविलियन गवर्नमेंट्स हो, जो भी मीडिया के हवाले से पोजीशंस पाबंदी लगती थी उसके। फिर अनफॉर्चुनेट हुआ, पहले मार्शल लॉ के ज़माने में PFUJ को तकसीम किया गया और उसके बाद हमने देखा कि मफादात हावी आते चले गए और नज़रियात पीछे जाते रहे। हर जगह हम यही देख रहे हैं, हकीकत बात है कि क्या सियासत, क्या सहाफ़त। क्योंकि आमतौर पे हम कहीं पे जिधर पे भी जाते हैं अपने नाम से नहीं, अपने मुल्क के से जाने जाते हैं, बीइंग पाकिस्तानी, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान का पासपोर्ट होता है। तो कैसा लगता है दुनिया भर से जब आपसे मोहब्बत करते हैं, इज़्ज़त देते हैं, आप जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, क्योंकि आपकी शनाख्त तो पाकिस्तान है। और यही जो है प्रोजेक्शन एक अच्छी पॉजिटिव जब हम अपने मुल्क की करते हैं और आप लोग आपको इज़्ज़त और मोहब्बत दें, तो फिर ये बताएं आपकी क्या जज्बात एहसास होते हैं? तो ये होता है जब कुछ चीज़ें बड़ी अनफॉर्चुनेट भी होती हैं। जब मुझे 2007 में CPJ कमेटी प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट, जो न्यूयॉर्क की सबसे बड़ी दुनिया की मीडिया वॉच डॉग है, उसने जब अवार्ड दिया था, तो ये अनफॉर्चुनेट था कि 2007 में मुल्क में इमरजेंसी लगी हुई थी। और उधर तकरीर जिस दिन मेरी स्पीच थी, अवार्ड था, उस दिन कराची में सहाफ़ियों को गिरफ़्तार किया गया। तो मैंने वहाँ खड़े होकर ये बात की उसमें कि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, और दैट इज़ वाई वी आर स्ट्रगलिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड फॉर द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और एक्सट्रीमिज़म की जब बात आई तो इंडिया में खड़े होकर मैंने ये बात की थी कि पाकिस्तान और इंडिया में एक्सट्रीमिज़म का फ़र्क ये है कि पाकिस्तान में एक्सट्रीमिस्ट को इलेक्टोरल सपोर्ट हासिल नहीं होती, जबकि हिंदुस्तान में आपने इलेक्ट्रोली उनको बरसर इख्तिदार लाने ले आते हैं। आप खैरियत से वापस आके हाँ, लेकिन उस ज़माने में ज़ाहिर है वो मोदी साहब का पीरियड नहीं था, लेकिन आप बच गए वैसे भी, आप सही बात। तो वो उस वक्त तो आप ज़ाहिर है आपको पता होता है, और आप हमेशा इस चीज़ को करना चाहिए हमारे यहाँ कि आप ज़ाहिर है प्राउड पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान ही आपकी पहचान है, लेकिन आप दुनिया के हालात, दुनिया को एक नया पर्सपेक्टिव देते हैं कि अगर हमारे मुल्क में जो है आमरीत है, तो आमरीत के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले भी पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल ऐसा है। मतलब साहब मैं चाहूँगी कि हमारे देखने वालों के लिए, नाज़रीन के लिए कोई मैसेज देना चाहें। और मैं सहाफ़त की बात हो रही है, मैं ये कहती हूँ सहाफ़ी अपने कलम से तो करता है, आवाज़ उठाता है, लेकिन जो बहादुरी की जो दास्तानें हैं जिससे आप लोगों ने रकम की है ना, कि अपनी जान की परवाह किए बगैर, हम तो दीगर लोगों को बोलते हैं कि ये गाजी शहीद, मैं तो कहती हूँ हमारा सहाफ़ी भी अगर जिंदा है तो गाजी, अगर जाता है तो शहीद, ऐसा ही है। देखिए, जब आप इस प्रोफेशन में होते हैं ना, तो इस प्रोफेशन में रिस्क तो होता ही है। उसकी एक बड़ी बुनियादी सी वजह है कि आप जब इस प्रोफेशन में आते हैं तो आप बहुत से लोगों को एक्सपोज करने के लिए आते हैं। आप माशरे की में जहाँ ख़राबियाँ हैं, जहाँ खामियाँ हैं, उनको आप एक्सपोज करते हैं, उन लोगों को एक्सपोज करते हैं। यही आपका काम होता है कि आप लोगों को नया पर्सपेक्टिव बताएं। बिल्कुल। उसमें इस चीज़ का ख़तरा होता है कि ज़ाहिर है अगर आप किसी इंसान को, किसी इदारे को बेनकाब कर रहे हैं, तो वो आपको तोहफे तो नहीं देगा। ये ज़रूर है कि आपको प्लीज़ करने की कोशिश करेगा,
जो स्टिक और कैरेट वाला कॉन्सेप्ट है वो यही है कि वो पहले देखेगा कि आपको क्या ख़रीदा जा सकता है। अगर वो उसको ये एहसास होगा कि आपको ख़रीदा नहीं जा सकता तो आपकी जान ली जा तो सकती फिर वो आपको टारगेट कर सकता है। तो उस बिल्कुल रिस्क ऐसा के ही है। साथ ही तो हर जहाँ भी जिस शोबे में भी पाकिस्तानी रहें, चाहे वो खेल का शोबा हो, चाहे सहाफ़त हो या सियासत हो, एक चीज़ मद्देनज़र रखनी चाहिए कि आपका असल इम्तिहान उस वक्त होता है जब आप साहिब इख्तियार होते हैं। जब ये तो आपके बहुत पास अच्छी बात की वैसे। इख्तियार आता है, असल इम्तिहान आपका वो है। बाकी तो मैं दावे करता रहता हूँ, मैं बुलंदबाज़ दावे करूँगा, लेकिन जब मेरे पास वो इख्तियार होगा कि मैं उसको बेहतर कर सकूँ, और उस वक्त अगर आप नाकाम होते हैं तो इसका मतलब है आपकी सारी बातें जो हैं वो मुनाफ़क़त पर मबनी है। वज़ीर साहब, आपकी बात में मैसेज था, लेकिन अगर फिर भी हमारे नाज़रीन से कोई मुख्तसर सी बात या मैसेज देना चाहें। देखिए, अपने आप को अगर आप पाकिस्तानी कहते हैं तो ट्रैफिक सिग्नल से लेके क्यू में लगने तक ये जान लें कि अगर आप कहीं ना कहीं किसी को से जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे तो आप किसी ना किसी को नुकसान पहुंचा रहे होंगे। और दुनिया भर में जो माशरे पहचाने जाते हैं वो ट्रैफिक से पहचाने जाते हैं कि आपका ट्रैफिक कितना स्मूथ है। मुझे पता है कि रेड सिग्नल पे मुझे रुकना है, मैं दाएं तरफ देखता हूँ, बाएं तरफ देखता हूँ अगर ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं है तो मैं कोशिश करता हूँ सिग्नल तोड़ दूँ। उसमें आप किसी और का नुकसान नहीं कर रहे होते, उसमें आप सिर्फ अपना नुकसान कर रहे होते। ये बहुत ही जो सिग्नल्स होते हैं ना वो आपको क्राइटेरिया बताते हैं, ग्रीन, येलो, रेड सिग्नल। आपके अंदर इतनी बर्दाश्त होनी चाहिए। कितनी देर का कोई सिग्नल हो सकता है? 30 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट। हमें वो बर्दाश्त अगर नहीं है तो मेरी किस शोबे में बर्दाश्त होगी? मेरे अंदर इसका मतलब है बर्दाश्त का मादा नहीं है। तो मैं इसी तरह प्रोटोकॉल्स कि क्यों प्रोटोकॉल दुनिया में आप देखें, वज़ीर आज़म सदूर को वो बसों में ट्रैवल करते हैं, वो जो है ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। एक मरतबा वो सदर रहा तो सदर रहा, जब वो सदर नहीं रहा तो एक आम आदमी। तो आम इंसान से लेके टॉप तक, ये नहीं कि मैं सिर्फ उससे एक्सपेक्ट करूं कि मेरा मुल्क का सदर क्या करता है, मैं क्या करता हूं। अपना एहतसाब करना, अपना खुद एहतसाब, और जो ज़ाब्ता इखलाक होता है ना वो इंसान के अंदर होता है। बिल्कुल। थैंक यू सो वेरी मच मज़हर साहब, आपने सही बात है, जो आखिर में जो मैसेज दिया मेरा भी ध्यान उस तरफ नहीं था। अगर शायद मैं अपने रोज़मर्रा लाइफ में ये चीज़ नहीं करती हूँ तो आपकी बात के बाद प्रैक्टिस एटलीस्ट ज़रूर करूँगी कि ये चीज़ ना हो। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये थे हमारे रियल पाकिस्तानी मज़हर अब्बास साहब। आपने इनकी बड़ी प्यारी गुफ्तगू सुनी और आपने एक मैसेज जो सुना कि अपने अंदर टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस, पेशेंस ये लाजमी पैदा करें, क्योंकि ये जो इन चीज़ों पर अगर आप अमल करेंगे ना सिर्फ दूसरों की अपनी ज़िंदगी भी आसान बना सकते हैं। इसी बात के साथ अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।